हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी सेकेंड ईयर को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के बारे में। साथियों, तो अब हम आपसे 2015 से शुरू कर चुका हूं और दोस्तों ये देखा जाए तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट में दोस्तों पढ़ना वही है, क्वेश्चन वही रहेगा, सारा चीज़ें वही रहेगा। बस दोस्तों आपको मैं ये शुरू जो कर रहा हूँ आपको ये देखते चलना है, समझते चलना है। यानी हम पिछले दोस्तों 5-7 सालों का 21 तक दोस्तों जो है 15 से लेकर 21 तक 7 सालों का दोस्तों पूर्ण जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, और दोस्तों वो भी 5 नंबर 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इससे आपका पूर्ण नॉलेज हो जाएगा और एग्जाम में दोस्तों आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जहां से दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको लिखने में मदद करेगा। तो आप लोग यहां से देखने का कोशिश कीजिए। किसी भी स्टेट से आपको ये मत लेना है कि ये फलाने स्टेट में पूछा गया है तो उसी स्टेट के लिए यूजफुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर एक स्टेट में यूजफुल है। क्वेश्चन तो दोस्तों वही नहीं रहेगा, तो आपको पढ़ना है, तो आपको समझना है। चलिए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों हम आपसे 20 से 25 मिनट समय लेंगे, उससे ज़्यादा समय हम लेने का कोशिश नहीं करेंगे। और इसी 20 से 25 मिनट में जो 5 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का, उसको समझने का कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। साथियों, एक क्वेश्चन है 2015 का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। तो आप लोग देखिए, किसी भी स्टेट से है, आपको ये मत लेना है कि फलाने स्टेट का है तो उसी के लिए यूजफुल है। एक क्वेश्चन दोस्तों सबका समान ही होता है, सिलेबस सबका समान होता है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग को बीच में जो पहला प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि संक्षिप्त में लिखिए, मतलब शॉर्ट में लिखिए। शॉर्ट नोट्स लिखना है, किसी 4 पे 5 दिया गया था, उस पर 4 पे लिखना है। 20 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो पहला जो दिया गया है शॉर्ट नोट्स में। जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि जो दर्द का निर्धारण करना, मतलब पेन असाइनमेंट के बारे में लिखिए। मतलब दर्द निर्धारण करना क्या होता है बताइए उसके बारे में। तो दोस्तों दर्द का निर्धारण, पेन असाइनमेंट, मतलब पेन असाइनमेंट होता क्या है? तो रोगी को दर्द से आराम दिलाने के लिए किया जाने वाला निर्धारण दोस्तों किया जाता है। मतलब जो रोगी होता है ना, उसको दर्द से आराम दिलाने के लिए दर्द का निर्धारण किया जाता है, ताकि उसका तीव्र व दोस्तों प्रकार पता लग सके। दर्द का आकलन करने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। मतलब दोस्तों दर्द का निर्धारण क्या होता है? मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मरीज है, तो उसमें दर्द से राहत दिलाने के लिए क्या किया जाता है? दर्द का निर्धारण किया जाता है, ताकि जो व्यक्ति में दर्द किस प्रकार का है, तेज दर्द है या रुक रुक के है या हल्का हल्का है या कंटिन्यूअस बहुत लगातार है तेज़ी से, तो ये किस प्रकार से दर्द है, इसको निर्धारण करने के लिए ये दर्द निर्धारण चीज़ें जो है दर्द का आकलन करता है। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखा जाता है। क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है दर्द की इतिवृत्ति, मतलब हिस्ट्री ऑफ पेन, मतलब पेन कितना दिन से है, कैसे है, इसका इतिवृत्ति मतलब इतिहास लेना, पेन के बारे में जानना। दर्द का स्थल, मतलब कहाँ पे पेन कर रहा है उस स्थल को जानना। दर्द का तीव्रता, मतलब दर्द हल्का है या धीमा धीमा कभी कभी करता है या तीव्र गति से है, तो इस चीज़ को दर्द के तीव्रता इंटेंसिटी को जानना। दर्द के बारे में रोगी का अनुभव, मतलब दर्द कैसा है, कैसे दर्द के समय क्या होता है रोगी को, तो इन सारे चीज़ों के बारे में रोगी को अनुभव लेना, कि रोगी को दर्द के बारे में अनुभव लेना, ये चीज़ें हैं। दर्द संबंधी ज्ञान व समझ। दोस्तों अब ये जो चीज़ें हैं, निर्धारण जो आकलन किया जाता है दर्द का, उसमें एक बिंदु है कि दर्द का इतिहास, मतलब इतिवृत्ति लिया जाएगा। दर्द का जो साइट जो जगह है वो पता लगाया जाएगा। दर्द का तीव्रता, मतलब किस प्रकार का दर्द है, तेज है, धीमा है, स्लो है, ये है इरेगुलर है, तो ये दर्द का तीव्रता होता है। दर्द के बारे में रोगी का अनुभव, मतलब दर्द कैसा क्या है उसके बारे में रोगी से अनुभव लिया जाएगा। उसके बाद है दर्द संबंधी ज्ञान व समझ, मतलब दर्द के बारे में क्या समझ है, क्या ज्ञान है, जिससे थोड़ा कंट्रोल पाता है आदमी इस पर भी, ज्ञान और समझ से भी। तो ये चीज़ें हैं जो कि निर्धारण करता है, ये पॉइंटें सब है जो कि दर्द का निर्धारण करता है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गया दर्द का निर्धारण। अब दर्द के निर्धारण का तरीका क्या है? हम लोग यहाँ पे जो बिंदु देखे हैं, इसमें जो तीव्रता है पता लगाया जाता है। तो कब पता लगाएगा कि दर्द कैसा है, कम है, बेसी है या नॉर्मल है, कब पता लगेगा, कैसे? तो यही चीज़ें है कि दर्द निर्धारण का तरीका। तो दर्द जो निर्धारण करने का जो तरीका है, मतलब दर्द किस प्रकार का है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो पेन असाइनमेंट टूल, इसको पेन असाइनमेंट टूल बोला जाता है, मतलब दर्द निर्धारण करने का टूल मतलब तरीका।
पहला है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल। मतलब दोस्तों जो न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, डिजिट। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, अंक। तो जो न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल है दोस्तों, मैं सीधा बता दूं, जो दर्द निर्धारण करने का 3 तरीका है। एक है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल, दूसरा है वोग बेकर फेस पेन स्केल। मतलब दोस्तों वोंग बेकर फेस पेन स्केल, इसमें फेस के देख के आकलन किया जाता है, चेहरे के देख के आकलन किया जाता है कि और ये चेहरे का हाव भाव बताता है किसमें, वोंग बेकर फेस पेन स्केल में। ये है पहला। न्यूमेरिकल वाला में क्या है, पहला जो है कि इसमें दर्द के आधार पर 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं। 0 का अर्थ है कोई दर्द नहीं, 1 से 3 तक का मतलब होगा कि हल्का दर्द है, और जो 4 से 6 तक का मध्य दर्द है, और उसके बाद 7 से लेकर 10 तक का है कि अत्यधिक दर्द है। मतलब क्या समझे, न्यूमेरिकल वाला में नंबर के थ्रू निर्धारण किया जाता है कि जो 0 होगा वो क्या करेगा, वो बताएगा कि दर्द नहीं है। 0 से जब ऊपर जाएंगे तो 1 से 3 अगर इंडिकेट कर रहा है तो जानेंगे कि हल्का दर्द है, एकदम हल्का। जब इससे भी ऊपर जाएगा तो जब 4 और 6 अगर इंडिकेट कर रहा है, 4 से लेकर 6 के बीच में, तो जानेंगे कि मध्यम दर्द है। और जब 7 से लेकर अगर 10 तक अगर वो इंडिकेट कर रहा है डिजिट, तो जानेंगे कि अत्यधिक दर्द है। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी में 0, 1 से 3, 4 से 6 और 7 से 10 ये चीज़ें निर्धारण किया गया है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल में। जबकि वोड बेकर फेस पेन स्केल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे फेस लिखा है ना, फेस, तो समझ जाइएगा कि फेस के देख के दर्द का निर्धारण किया जाता है, आकलन किया जाता है किसमें, वोंग बेकर फेस स्केल में। तो ये चीज़ें हो गया, 2 समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीसरा है कि फ्लैश। जी हाँ दोस्तों, जो फ्लैश होता है, फ्लैश स्केल, FLACC स्केल, इसका मतलब क्या होता है कि इसरे में चेहरे, इसमें जो चेहरा है, F का मतलब फेस होता है, L का मतलब लेग्स होता है, A का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी होता है, C मतलब क्राइंग मतलब रोना होता है, और 57 मतलब कंट्रोलेबिलिटी होता है के आधार पर दर्द का आकलन कर उससे 0 से 10 नंबर दिए जाते हैं। अब दोस्तों जो डिजिट कैसे दिया जाता है, तो जो हम लोग पहला जो देखे हैं ना न्यूमेरिकल पेन डिजिट स्केल, तो उसमें जो दोस्तों है ये है, इसी फ्लैश के आधार पे जो है डिजिट अंक दिया जाता है और फिर दर्द का निर्धारण किया जाता है। तो जो तीसरा है, इसमें फ्लैश का मतलब क्या होता है, F फॉर फेस, L फॉर लेग्स, A फॉर एक्टिविटी, C फॉर क्राइंग और C फॉर मतलब कंसोलेबिलिटी मतलब 57। तो इस आधार पे मतलब चेहरा कैसा दिख रहा है, पैर के देख के आधार पे, उसके बाद क्रिया, आदमी जब देखिएगा कि दर्द होता है तो कुछ ना कुछ क्रिया भी प्रभावित होता है, तो उस क्रिया को भी देख के व्यक्ति होता है, बच्चा क्या करता है दोस्तों, रोने भी लगता है, तो आदमी रोने भी लगता है, कुछ ऐसे दर्द की स्थिति होता है, तो ये रोने की स्थिति भी देख के, और 57 मतलब पेशेंट में कितना जो है 57 है, इसको देख कर और इसी सब के आधार पर जो है वो 0 से 10 नंबर दिए जाते हैं, और फिर कैसा दर्द है वो नंबर दिया जाता है, वैसे दर्द का पता चलता है। जैसे कि जहाँ हम लोग जान चुके हैं कि 0 का मतलब नो दर्द, 1 से 3 का मतलब हल्का दर्द, उसके बाद 4 से लेकर 6 का मतलब मध्यम दर्द, और 7 से लेकर 10 मतलब तीव्र दर्द। तो ये 3 प्रकार का है। तीसरा दोस्तों फर्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि तीसरा ही निर्धारित करता है कि कैसे डिजिट दिया जाएगा किसको, और जो पहला है वो डिजिट बताता है कि कौन से डिजिट कितने दर्द का जो है इंडिकेट करता है, और जो दूसरा था उसमें सिर्फ और सिर्फ फेस को देखकर, जिसको हम लोग बोर्ड बैंकर बोलते हैं, उसमें फेस को देखकर बताया जाता है दर्द कैसा है। तो ये चीज़ें हो गया, देख लिए हम लोग दर्द के निर्धारण करने का प्रकार और दर्द होता क्या है, तो ये चीज़ें देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि घाव के ड्रेसिंग करने के उद्देश्य एवं ड्रेसिंग के प्रकार। मतलब फ्रेंड्स जो घाव होता है उसका ड्रेसिंग उसका प्रकार और उद्देश्य, जो घाव होता है दोस्तों उसका ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, यही उद्देश्य होता है, और उसका प्रकार हम लोग देखने वाले हैं कि ड्रेसिंग का प्रकार कितने प्रकार से किया जाता है। तो ड्रेसिंग का जो उद्देश्य है दोस्तों, बहते खून को नियंत्रित करने या रोकने के लिए। दोस्तों ड्रेसिंग क्यों किया जाता है कि कोई भी दोस्तों कटा फटा या कोई भी घाव है तो उसमें से अनियंत्रित जो स्राव होता है, जैसे खून हो गया, मवाद हो गया, पीप हो गया, ये सब को क्या चीज़ रोकने के लिए, संक्रमण से रक्षा देने के लिए, मतलब जो कटा हुआ स्थान है या घाव वाला स्थान है उस पर संक्रमण न हो, इसके लिए ड्रेसिंग किया जाता है। घाव को न बढ़ने देने और ख़त्म करने के लिए। दोस्तों खुला घाव रहने पे विभिन्न प्रकार के संक्रमण होगा, और संक्रमण से घाव क्या होगा, फैलेगा, तो उसको दोस्तों रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, उस पर ड्रेसिंग किया जाता है कटे फटे स्थान पे। श्राव, मतलब श्राव में अब हो सकता है रक्त हो सकता है, पीप हो सकता है, ये सब मवाद हो सकता है, ये सब को अवशोषण क्या करता है, ड्रेसिंग कर लेता है, जिसके कारण बाहर नहीं निकलता है।
उसके बाद है घाव को ठीक होने में मदद करता है। दोस्तों किसी का कट फट जाता है तो उसको स्टिच करके क्या किया जाता है, उस पर जो है बैंडेज कर दिया जाता है, मतलब ड्रेसिंग कर दिया जाता है, तो वो घाव को ठीक होने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो ये उद्देश्य होता है ड्रेसिंग करने का। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रेसिंग का प्रकार क्या होता है। दोस्तों जो ड्रेसिंग का नॉर्मली प्रकार होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चिपकने वाली ड्रेसिंग मतलब एडहेसिव ड्रेसिंग, और विसंक्रमित ड्रेसिंग मतलब स्टरलाइट ड्रेसिंग, और तीसरा है गॉज ड्रेसिंग। दोस्तों ये 3 प्रकार से यहाँ पे ड्रेसिंग का प्रकार है, जो कि यहाँ पे बहुत ही शानदार है। आप लोग याद रखिएगा कि ड्रेसिंग का 3 प्रकार है, 5 नंबर में पूछ देगा तो लिखिएगा। पहला है साथियों कि एक गौज जो है महीन सूती कपड़े की होती है। दोस्तों ये जो चिपकने वाला ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग के प्रकार में मतलब एडहेसिव ड्रेसिंग, ये क्या होता है, गौज होता है। गौज क्या होता है, तो दोस्तों गौज एक प्रकार का ड्रेसिंग जो पट्टी होता है, पट्टी ही होता है, और ये दोस्तों महीन सूती कपड़े का होता है। ये जो गौज होता है, पट्टी जो होता है, ये दोस्तों महीन सूती का होता है, और चूसक मतलब एब्जॉर्ब करता है ये चीज़ें को, या फिर सेलुलोज पैड का चिपकने वाला होता है। दोस्तों जो चिपकने वाला ड्रेसिंग होता है ना, एक गौज दोस्तों सूती के कपड़े का होता है। जो घाव पे जो ड्रेसिंग किया जाता है तो उसमें का जो भी दोस्तों पी मवाद या रक्त बह रहा होता है, उसको ये अपने अंदर क्या करता है, सोख लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो वही होता है चूसक कर लेता है। या फिर दोस्तों ये जो होता है, ये जो चिपकने वाला ड्रेसिंग होता है, ये फिर सेलुलोज को बना होता है जो चिपकने वाला होता है। ये मरहम पट्टी के अनेक आकार प्रकार की शरीर पर घाव की विभिन्नताओं के हिसाब से आती है। दोस्तों ये जो चिपकने वाला ड्रेसिंग होता है, अब किस प्रकार का घाव है, कितना बड़ा घाव है, उसी हिसाब से ये दोस्तों दिया जाता है ड्रेसिंग। तो यही चीज़ें हैं। तो उम्मीद होगा कि चिपकने वाला ड्रेसिंग समझ गए होंगे। चिपकने वाला जो ड्रेसिंग है नॉर्मली किसके बना होता है, तो गौज जिसमें महीन सूती के कपड़े से बना होता है, जो ऑब्जर्व करता है अनियंत्रित स्राव को, और या फिर ये सेलुलोज पैड का चिपकने वाला होता है। ये चीज़ें हो गया। दूसरा है विसंक्रमित ड्रेसिंग मतलब स्टरलाइट ड्रेसिंग। दोस्तों विसंक्रमित ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, तो एक गौज की परतें या 19 सूती पैड से ढकी हुई रोलर पट्टी से जुड़ी हुई बनी होती है। दोस्तों जो ये विसंक्रमित ड्रेसिंग होता है ना दोस्तों, तो इस प्रकार के जो ड्रेसिंग होता है, ये दोस्तों ऐसे ये जो पट्टी आता है ड्रेसिंग करने के लिए, तो ये जो होता है पूर्व से ही दोस्तों इसमें ऐसे चीज़ें बनाकर रखा रहता है जो विसंक्रमित होता है, जो स्टरलाई होता है, जिसको दोस्तों क्या कि विसंक्रमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो ड्रेसिंग होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, विसंक्रमित ड्रेसिंग। जिसमें होता क्या है कि जो पट्टी जो गौज होता है वो 19 सूती पैड से ढका हुआ और रोलर वाला जो बैंडेज होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। बड़े घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा में इन संक्रमित मरहम पट्टियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब दोस्तों जो विसंक्रमित ड्रेसिंग होता है ना, ये बड़े घावों में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है प्राथमिक चिकित्सा के लिए। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। तीसरा है गॉज ड्रेसिंग। गॉज ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, तो गॉज ड्रेसिंग बड़े घावों पर की जाती है। दोस्तों जो गॉज ड्रेसिंग होता है ये क्या किया जाता है, बड़े घावों पर किया जाता है। ये बहुत ही दोस्तों जो है ये बहुत ही नर्म और लचीला होता है, जिसके कारण दोस्तों क्या करता है, ये घावों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो गॉज ड्रेसिंग होता है ये बड़े घावों को इस्तेमाल में लाता है। तो ये 3 प्रकार का था, चिपकने वाला ड्रेसिंग मतलब एडहेसिव ड्रेसिंग, दूसरा है विसंक्रमित ड्रेसिंग मतलब स्टरलाइट ड्रेसिंग, और तीसरा है गॉज ड्रेसिंग। ये प्रकार याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा समय लिख दीजिएगा, इजी है। अब ये यहाँ पे समाप्त हो गया। साथियों जो प्रश्न है आप सभी के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक का आपातकालीन नर्सिंग प्रबंध लिखे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जो होता है ना साथियों, जैसे 4 ऑप्शन देता है जिसमें से 3 का जवाब देना रहता है, 5-5 नंबर का होता है, तो उसमें से एक ये भी है। देखिए कितना आसान है इसको, और इसी चीज़ को अगर दोस्तों किताबी लैंग्वेज में लिखा जाए तो बहुत ही दोस्तों बड़ा होगा, लेकिन इसको अगर पॉइंट वाइज देखिए समझने का कोशिश करते हैं तो कितना आसान है और अच्छा भी है। तो दोस्तों इसको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, इमरजेंसी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए जो आपातकालीन नर्सिंग प्रबंध होगा उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए कार्डियोजेनिक शॉक का आपातीय नर्सिंग प्रबंध लिखना है ऊपर, उसके बाद स्टार्ट करना है पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट में है कि कार्डियोजेनिक शॉक के रोगी के लक्षण पहचाने, जैसे बेचैनी, कन्फ्यूजन, हार्ट रेट का बढ़ना, पल्स प्रेशर कम होना और यूरिन आउटपुट कम होना। दोस्तों जब कार्डियोजेनिक में सबसे पहला जो चीज़ें होगा
नर्सिंग प्रबंध में, इमरजेंसी नर्सिंग प्रबंध में कि कार्डियोजेनिक जिसको अगर शॉक हुआ है तो उसका लक्षण पहचाने रोगी का। लक्षण क्या होगा? तो बेचैनी होगा कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट का, कन्फ्यूजन होगा मतलब वो कन्फ्यूज करेगा कोई भी चीज़, हार्ट रेट उसका बढ़ेगा, पल्स प्रेशर जो होता है वो क्या होगा उसका कम होगा, और यूरिन आउटपुट जो मिलता है वो कम मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट को होता है। क्या चीज़? बेचैनी, कन्फ्यूजन, हार्ट रेट बढ़ना, पल्स प्रेशर जो है कम होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लक्षण है। दूसरा लक्षण जब देख लेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी को आईवी मार्ग से फ्लूइड व दवाइयाँ प्रदान करें। दोस्तों एक नर्स को चाहिए कि जो भी कार्डियोजेनिक वाले पेशेंट है तो उसका अगर इमरजेंसी में अगर देख रेख करते हैं तो उसको दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि चिकित्सक यानी डॉक्टर के निर्देशानुसार जो रोगी होगा उसको आईवी के थ्रू जो है वो आईवी मार्ग से फ्लूइड मतलब जो द्रव होता है या दवाइयाँ हैं उसको प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है कि इंट्रा आर्टिक बैलून कॉन्ट्रेपुलेशन को कार्डियक साइकिल के अनुसार समायोजित करना चाहिए। दोस्तों कार्डियक साइकिल जो होता है एक जानते हैं आप लोग, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं। तो ये जो कहता है तीसरा पॉइंट कि इंट्रा एरोटिक बैलून कॉन्ट्रेपुलेशन को कार्डियक साइकिल के अनुसार समायोजित करना चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखना है, इंट्रा ऑरेटिक बैलून कॉन्ट्रेपुलेशन को कार्डियक साइकिल के अनुसार समायोजित करना चाहिए। चौथा है रोगी को सभी जैविक चिन्हों के समय समय पर चेक करना चाहिए। सभी जैविक चिन्ह मतलब विटल साइन क्या होगा? तो पल्स रेट, प्रेशर, ये सब वगैरह वगैरह, टेम्परेचर, ये सब विटल साइंस होता है, तो उसी को समय समय पर चेक करना चाहिए। इनपुट आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए। अब इनपुट आउटपुट चार्ट में क्या होगा कि व्यक्ति सही से श्वास ले रहा है, श्वास बाहर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, यूरिन जो है सही मात्रा में दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये सब चीज़ें आउटपुट और इनपुट होता है, तो उसका चार्ट बनाना चाहिए। छठा है रोगी की सुरक्षा व आराम का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसका सुरक्षा और आराम का ध्यान रखना चाहिए नर्स को। सातवां है कि सभी प्रक्रिया व दवाइयों को डॉक्यूमेंट्री करना चाहिए। दोस्तों जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं पेशेंट के लिए या जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, उसमें सभी चीज़ का मेंशन करना चाहिए कि हमने क्या दिया, क्या दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, तो ये सब का डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट है जो कि कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट का आपातकालीन नर्सिंग प्रबंध है। तो ये सब आप लोग देख लिए। अब हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं अपने मन से। क्या है? तो कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट का रोगी का पहचान करेंगे। लक्षण क्या लक्षण होगा? तो हार्ट रेट क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा, पल्स प्रेशर कम हो जाएगा, बेचैनी होगा, कन्फ्यूजन होगा, यूरिन जो आउटपुट होगा कम हो जाएगा। दूसरा है कि चिकित्सक के अनुसार जो है वो आईवी फ्लूइड और दवाइयाँ देंगे। इंट्रा एरोटिक जो बैलून कॉन्ट्रेपुलेशंस है उसको कार्डियक साइकिल के अनुसार समायोजित करेंगे। चौथा है कि सभी जैविक चिन्हों को सही समय पर जो है तो क्या करेंगे? चेक करेंगे। इनपुट आउटपुट चार्ट जो है उसको तैयार करेंगे। रोगी की सुरक्षा व आराम का ध्यान रखा जाएगा और सभी प्रक्रियाओं जो भी प्रक्रिया प्रोसेस करेंगे या जो भी दवाइयाँ देंगे उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट है, तो आप सभी आराम से लिख दीजिएगा। ऊपर 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो 5-5 नंबर में 2015 में तीनों क्वेश्चन पूछा गया था 5-5 नंबर का। देखिए कितना आसान है साथियों, अगर समझ लेते हैं तो 5-5 नंबर ऐसे ही पूछा जाता है, जो कि आपको एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 का जवाब देना रहता है, जो कि 15 से 20 मार्क्स का होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपका 15 से 20 नंबर एक ही क्वेश्चन दे देगा। तो इसी प्रकार से वीडियो आता रहेगा, आप लोग देखिए, और जो लोग PDF डाउनलोड कर लिए हैं पढ़ते रहिए। बाद बाकी वीडियो भी आप डेली एक बार देखते रहिए, ताकि आपका जो चीज़ मैं कवर कराऊँ वो कवर होते रहे। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ।